Good morning, everyone. In the previous class, we had done an illustration of financial statements with adjustments. Any doubt in that, anyone? No? Okay. Then let's discuss some more adjustments now. Next adjustment is implied interest on loan or interest on loan first. What do we mean by interest on loan? When we take a loan from any bank or anyone, we have to pay interest on that loan. That interest is an expense for the firm. So what should be the entry for interest on loan? Interest on loan account debit to loan account. Yes, interest, no, not to loan account. Interest on loan account debit, yes, because it is an expense. लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोन में ही ऐड नहीं कर देते. अगर हम टू लोन अकाउंट कर देंगे, it will get added to the loan itself. So instead, we do that only when we are given that interest is cumulative. Cumulative means लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, तब हम लोन में ऐड करते जाएंगे. अदरवाइज अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यस, पे कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट. अगर पे नहीं किया है, ड्यू है, तो टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. यस, टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. ठीक है, ये एंट्री लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. Now suppose in the trial balance interest on loan is given. If it is given in the trial balance, that means this entry has been passed or not? It has been passed. Passed. तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, वो कहां पे शो करेंगे? On debit side of profit and loss account. वेरी गुड. और अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, अगर ये एंट्री हो चुकी है, तो उसको कहां पर शो करेंगे? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को लाइबिलिटीज. वेरी गुड, लाइबिलिटीज में. ठीक है, but if this information about interest on loan is given outside the trial balance amount column, this means the entry for interest on loan has not been passed. तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे, साथ साथ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटीज में भी दिखाएंगे. ट्रीटमेंट लिख लो इसकी. फर्स्ट पॉइंट, शो ऑन डेबिट साइड of profit and loss account. And second point, show interest outstanding in liabilities. Show interest on loan debit side of profit and loss account. Second, show interest outstanding in liabilities. अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, अगर आउटसाइड है तो दोनों. यस, इनसाइड में भी डिपेंड करता है ना. अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि पे और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है, दैट मींस इट वाज पेड. तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक एंट्री हो चुकी होगी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को सिर्फ आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे दिखा दो. अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर ये दोनों चीजें तब भी करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को दिखाएंगे लायबिलिटीज में. ओके सर. और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तब तो ये दोनों चीजें करनी ही हैं. ठीक है. नाउ इम्प्लाइड इंटरेस्ट ऑन लोन.
sometimes what happens is interest on loan is not given directly inside or outside the trial balance, but inside the trial balance suppose we are given 10% loan. अब ये 10% लोन और अमाउंट में दिया हुआ है 5 लाख, क्या मतलब हुआ इसका? That interest is 50,000. वेरी गुड, कि इंटरेस्ट उस पे 50,000 पे होना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी रेट दिया हो किसी चीज के साथ तो वो अपने आप में एक इम्प्लाइड या हिडन एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, तो जो लोन का अमाउंट है 5 लाख वो तो आप लायबिलिटीज में दिखा दोगे, फिर आप 10% उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 50,000। अभी आपने बोला उस इंटरेस्ट ऑन लोन को अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी 50,000 या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट ऑन लोन अपीयर हो रहा है डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स इंटरेस्ट हैज बीन पेड एंड एंट्री हैज बीन डन। तो हमें फिर इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे दिखा देंगे ट्रायल बैलेंस से। यहां तक क्लियर? Yes, sir. So when loan account is given in the trial balance with interest rate, first step calculate the interest at the given rate। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 5 लाख पे 10% 50,000, ठीक है। If interest amount is not given in trial balance, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस में ढूंढा कहीं पर इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ इसका मतलब वो 50,000 रुपीज की एडजस्टमेंट करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई एंट्री नहीं हुई होती तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट होता। क्लियर यहां तक? सर अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा तो मतलब उसकी एंट्री भी नहीं हुई है और वो पे भी नहीं हुआ। यस एब्सोल्युटली। तो हमें दोनों चीजें करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 दिखा देंगे प्रॉफिट लॉस में और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हम दिखा देंगे 50,000 लायबिलिटीज में। पॉइंट ए क्लियर? यस। नाउ बी, इफ इंटरेस्ट अमाउंट is given in trial balance but it is less than the interest you have calculated। ठीक है, 10% लोन 5 लाख दिया हुआ है, आपने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 50,000। सपोज ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, लेकिन वो दिया हुआ है 30,000। कितना दिया हुआ है? 30,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैलकुलेट किया 50,000 पे होना था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में 30,000 दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करें? That 20,000 amount is due to be paid। एक्सीलेंट, मींस 30,000 की तो ट्रीटमेंट हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, 20,000 अभी रहता है, तो हमें एडजस्ट 20,000 करना है। ठीक है, तो 20,000 को हम पहले प्रॉफिट लॉस में जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 30,000 उसे प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे इनर कॉलम में डेबिट साइड पे, फिर उसमें ये वाला 20,000 और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, और साथ के साथ लायबिलिटीज में दिखा देंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 20,000। क्लियर? यस। If interest amount given in trial balance is equal to or more than the interest that we have calculated, then no adjustment is to be done। आपने 50,000 इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला और 50,000 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना, इसका मतलब इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट हो चुकी है। क्लियर? यस। और अगर 50,000 से भी ज्यादा दिया हो, सपोज हमने तो निकाला 50,000 लेकिन ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है 70,000 इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस, व्हाट डज दिस मीन? कि 50,000 तो पे हो चुका है और एक्स्ट्रा 20,000 भी हमने पे किया। तो एक्स्ट्रा किस बात का पे किया? सर मे बी प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, इसीलिए मैंने ये पॉइंट बोला, उसे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं ट्रीट करना जब तक क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले लोन का अमाउंट ज्यादा रहा हो, 5 लाख तो अब हमें दिख रहा है, हो सकता है ईयर के बिगिनिंग में 7 लाख का लोन हो जिसपे 70,000 इंटरेस्ट पे हुआ
उसके बाद 22 लाख का लोन रीपे हो गया, इसलिए अब लोन में बैलेंस 5 लाख बचा हुआ है. इज इट पॉसिबल और नॉट? Yes. तो इसलिए अगर हमारे कैलकुलेटेड अमाउंट से ज्यादा भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट का अमाउंट, तो विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन हमें उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी. सो इफ द अमाउंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज मोर देन और इक्वल टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बाय अस, then no adjustment for interest is required. Is this point clear? Yes. Next adjustment is interest on capital. क्या एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? Interest on capital account debit to capital account. Yes, interest on capital is an expense, so debit. It belongs to the owner. तो उसके कैपिटल का अमाउंट हम इंक्रीज कर देते हैं. कैपिटल का अमाउंट जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होती है. ठीक है, एंट्री लिख लो. Written. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब ये एंट्री हो चुकी है. तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां पर शो करेंगे? Profit and loss account debit side. वेरी गुड. लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम के बाहर दे रखा है, ठीक है, तब हम, इसका मतलब ये एंट्री नहीं हुई है, तो कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी तक वो ऐड नहीं हुआ है कैपिटल में. तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाने के साथ साथ हम उसे कैपिटल में ऐड भी कर देंगे बैलेंस शीट में. क्लियर? Yes, sir. So first point, show on debit side of profit and loss account. Second point, add to capital. Written. और ये हमें एब्सोल्यूट अमाउंट में भी दिया हो सकता है या परसेंटेज की टर्म्स में भी दिया हो सकता है. परसेंटेज में दिया होगा तो कैपिटल के अमाउंट पे उतनी परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की क्या जर्नल एंट्री होती है, डू यू रिमेंबर? Drawings account debit to interest on drawings account. Yes, और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए गेन है, इनकम है, फर्म को मिलना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनर से, तो इसलिए क्रेडिट. ओनर से लेना है तो ओनर की कैपिटल में से रिड्यूस कर लिया. कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है, सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट. लिख लो एंट्री. Written. If interest on drawings appears in the trial balance, means this entry has been passed. तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम कहां पर शो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? Profit and loss account credit side. वेरी गुड. अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, इसका मतलब दिस एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड. तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में तो शो करेंगे ही, कैपिटल में से उसे रिड्यूस भी करना है, क्योंकि कैपिटल में इसका मतलब वो एडजस्ट नहीं हुआ है अभी तक. तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम उसे रिड्यूस भी कर देंगे. फर्स्ट पॉइंट, शो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल. Written. Again, this can be given in the terms of absolute amount or as a percentage. अगर परसेंटेज में दिया होगा तो किस अमाउंट की परसेंटेज निकालेंगे? सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, तो किसका 5% निकालेंगे? Sir, drawings. यस, वेरी गुड.
ड्रॉइंग्स का निकालना है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैपिटल के अमाउंट पे निकाल देते हैं, विच विल बी रॉन्ग। तो ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट दिया होगा उस पे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बैड डेट्स। क्या होती हैं बैड डेट्स? Bad debts account debit to the debtor. Yes, this is the entry and meaning is the amount that has become irrecoverable from the debtors. ठीक है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है बैड डेट्स, इसका मतलब बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री हो चुकी है। तो बैड डेट्स को हम कहां पर दिखाएंगे? Profit and loss account on debit side because it is a loss. Yes, because it is a loss. Very good. अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ट्रायल बैलेंस में हमें डेटर्स दिए हुए हैं 50,000, तो डेटर्स को हम कहां पे दिखाएंगे? Balance sheet asset side. और बैड डेट्स हमने अभी डिस्कस किया प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। ठीक है, सपोज ट्रायल बैलेंस में डेटर्स तो 50,000 दिए हुए हैं, लेकिन बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ। बैड डेट्स हमें दी हुई है ट्रायल बैलेंस के बाहर, लेट अस से 500। व्हाट डज दिस मीन? दिस एंट्री हैज बीन पास्ड और नॉट? So no. नो, इट हैज नॉट बीन पास्ड। अगर हो गई होती पास तो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होता इस अमाउंट पे। ठीक है, इसका मतलब बैड डेट्स को हमें प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड तो दिखाना ही है, लॉस है, साथ के साथ डेटर्स में से उसे रिड्यूस भी करना है, क्योंकि ये एंट्री अगर हुई होती तो वो डेटर्स में से रिड्यूस हो जाता। नहीं हुआ है तो आप करेंगे, तो डेटर्स में बैलेंस शीट में उसे रिड्यूस भी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, शो बैड डेट्स ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड, रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स। लिख लो। So written. एंट्री भी लिख ली? Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी डिफरेंट, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की। अभी तक जितनी आ रही थी ये हम पहले जर्नल में भी इनकी एंट्रीज डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नई चीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछली क्लास में हमने एक इलस्ट्रेशन की थी, उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था एडजस्टमेंट में, जिसकी कॉस्ट वैल्यू भी दी हुई थी, मार्केट वैल्यू भी दी हुई थी। हमने उसकी एडजस्टमेंट कौन सी वैल्यू पे की थी, कॉस्ट या मार्केट प्राइस? Cost value. कॉस्ट। क्यों? कॉस्ट दी हुई थी 30,000 और मार्केट वैल्यू दी हुई थी 35,000। बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? So conservatism or prudence. वेरी गुड, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। एंटिसिपेट नो गेन बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, और उसी की एक्सटेंशन में आता है दैट शो स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो लेस वॉज कॉस्ट, सो वी शोड इट एट कॉस्ट। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन दिस एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स को सेल करते हैं तो कई बार बैड डेट्स हो जाती हैं। जो बिजनेसेस रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं उनकी कभी कभी बैड डेट्स हो जाती हैं। तो बैड डेट्स होने से पहले ही हम बैड डेट्स के लिए एक प्रोविजन अगर बना के रखें, कुछ अमाउंट हम सेट असाइड करके रखें। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, पेरेंट्स कुछ अमाउंट सेव करके रखते हैं कि कभी जरूरत पड़ जाएगी तो यूज करेंगे, है ना? Yes, sir. कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर बैड डेट हो सकती है तो जब बैड डेट होगी तो हमें एकदम से लॉस हो जाएगा ज्यादा, क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल के प्रॉफिट में से निकाल कर एक प्रोविजन में डालते जाएं, और अगर कभी बैड डेट होगी तो उस प्रोविजन के थ्रू हम एडजस्ट कर देंगे। रीजन समझ में आया? Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी ईयर में 10,000 की बैड डेट हो गई, तो हम एंट्री करेंगे बैड डेट्स टू डेटर्स।
फिर हम बैड डेट्स को प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, तो उस ईयर का प्रॉफिट हमारा 10,000 एकदम से कम हो जाएगा, है ना। यस सर। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अगर हमने हर साल लेट अस से 2,000 रुपए प्रोविजन में ट्रांसफर करते आ रहे हैं हम, ठीक है, पिछले 4 साल से हमने प्रोविजन एक बनाई हुई है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें हम 2,000 हर साल ट्रांसफर करते जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस में से। तो प्रॉफिट कितना कम हुआ? 2,000, 2,000, 2,000, हर साल 2,000 प्रॉफिट कम होता जा रहा है लेट अस से, ठीक है। अब जाके 10,000 की बैड डेट हो गई, 8,000 रुपीज ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में है, तो 8,000 रुपीज का बैड डेट्स का लॉस हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के थ्रू क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, उसे प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाएंगे, उसकी हम एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 8,000। यहां तक क्लियर? So please repeat the entry. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो, बाद में डिस्कस करेंगे, लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, क्योंकि प्रोविजन में 8,000 का बैलेंस था, तो 10,000 की बैड डेट होने पे 8,000 की तो हमने उससे राइट ऑफ कर दी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक? Yes sir. अब बचा कितना बैड डेट्स में? 2,000, वो हम प्रॉफिट लॉस के थ्रू राइट ऑफ कर देंगे। तो जो बैड डेट्स का एकदम से 10,000 का लॉस हो गया था, उसका इफेक्ट प्रॉफिट लॉस पे कितना आया? सिर्फ 2,000 इस साल के प्रॉफिट लॉस पे, और बाकी 2,000 2,000 करके पिछले सालों के प्रॉफिट लॉस में वो प्रोविजन में जब ट्रांसफर हुआ था वहां पे एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आई ये बात? Yes sir. तो जोर का झटका हमें धीरे से लगा, सीधे 10,000 का लॉस एक साथ एक ही ईयर में प्रॉफिट लॉस में उसका इफेक्ट ना आके प्रोविजन के थ्रू 8,000 राइट ऑफ हो गया, जो पिछले सालों के प्रॉफिट लॉस से निकली हुई थी, और इस साल के प्रॉफिट लॉस पे सिर्फ 2,000 उसका इफेक्ट आया। दिस इज द पर्पस फॉर विच प्रोविजन इज क्रिएटेड, कि एकदम से कोई बड़ा लॉस हो जाए बैड डेट्स का, तो उस साल के प्रॉफिट लॉस पे ज्यादा इंपैक्ट ना आए, कुछ अमाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में होगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। अब ये प्रोविजन क्रिएट कैसे होती है? एज आई सेड, प्रॉफिट लॉस में से कुछ अमाउंट हम सेट असाइड करते जाएंगे प्रोविजन के लिए, तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, सपोज हर साल 2,000 ट्रांसफर करते जा रहे हैं, तो हर ईयर एंड में ये एंट्री होती जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2,000। इसके थ्रू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्रेडिट में बैलेंस आता जाएगा 2,000, फिर अगले साल 2,000 और आएंगे तो 4,000 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर सपोज 1,000 हमने ट्रांसफर किए तो बैलेंस 5,000 हो जाएगा। लाइक दिस the amount is transferred to provision for doubtful debts account. Clear? Yes sir. ये एंट्री लिख लो। Sir, so provision for doubtful debts का credit balance होता है? जी, क्रेडिट बैलेंस होता है, जितनी भी प्रोविजंस होती हैं या रिजर्व्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। Sir written. अगर हमें ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दी हुई है, इसका क्या मतलब हुआ? That this adjustment entry has been passed. When it must have been passed. अभी तो हम ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, ट्रायल बैलेंस के बनने तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनी नहीं होती, वो तो उसके बाद बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने से पहले ही प्रोविजन कैसे क्रिएट हो गई?
सोचो जरा, लगाओ जोर दिमाग पे, इज इट पॉसिबल? सर वो तो प्रोविजन है तो हम बना सकते हैं। आप बना तो सकते हैं, लेकिन जनरली जब इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तब ये प्रोविजन बनेगी ना। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने से पहले ही प्रोविजन है तो वो कहां से आई? तो वो पिछले सालों की कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अगर प्रोविजन पहले से ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, इसका मतलब पिछले साल हमने प्रोविजन में कुछ ट्रांसफर किया होगा प्रॉफिट लॉस से, और हो सकता है उससे पिछले सालों में भी कुछ किया हो। तो ये पिछले सालों से जो कैरीड फॉरवर्ड होगी वो वाली होगी, इस साल की निकाली हुई नहीं है, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो अभी बनना है। इज दिस थिंग क्लियर? यस। तो उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम अब ये समझना है कि दिखाते कैसे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वैसे देखा जाए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज साइड आना चाहिए, लेकिन उसमें भी दिखा सकते हैं, पर वो उससे बेटर एक तरीका है प्रेजेंट करने का। इसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैड डेट से रिलेटेड है और बैड डेट डेटर्स का अमाउंट रिड्यूस करती है, तो इसको हम एसेट साइड पे डेटर्स के अमाउंट में से लेस करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? By reducing the amount in debtors column. यस, फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। लेकिन वो सिर्फ दिखाने का तरीका है। जब हम बैड डेट्स को डेटर में से लेस करते हैं, एक्चुअली डेटर्स का अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जब हम एसेट्स में डेटर में से लेस करके दिखाते हैं तो डेटर्स का अमाउंट लेस नहीं होता, क्योंकि ये बैड डेट हुई नहीं है अभी तक। ठीक है, डेटर्स का अमाउंट उतना ही रहता है जितना प्रोविजन से पहले था, प्रोविजन का अमाउंट उतना ही रहता है जितना प्रोविजन में शो किया है, सिर्फ उसे शो करने का एक तरीका है। ठीक है, सपोज डेटर्स 50,000 है और प्रोविजन है 5,000, तो डेटर्स हमने दिखाया एसेट में 50,000, उसमें से प्रोविजन 5,000 माइनस कर दी, 45,000 हमने नेट अमाउंट कॉलम में दिखा दिया। लेकिन डेटर्स 45,000 नहीं हो गए, डेटर्स 50,000 ही रहेंगे, प्रोविजन 5,000 रहेगी। सिर्फ इसे शो करने का तरीका है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्लियर? Yes, sir. तो अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन का अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये पिछले सालों की कैरिड फॉरवर्ड है, तो उसे डेटर्स में से रिड्यूस करके दिखा दो बस। अगर प्रोविजन का अमाउंट हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसका मतलब ये प्रोविजन क्रिएट करनी है। अगर क्रिएट हो गई होती तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती। क्रिएट करनी है तो हमें डेटर्स में तो रिड्यूस करना ही है, साथ के साथ प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पर भी दिखाना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ट्रीटमेंट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स, सेकंड शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Sir, written. अब उसके नीचे ट्रीटमेंट में एक और नोट लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ, within brackets, debtors minus bad debts given in adjustments minus discount allowed given in adjustments. Sir, written. क्या मतलब हुआ इसका कि एक ऑर्डर फॉलो करना है, जैसे हमने डिस्काउंट के लिए डिस्कस किया था ना। पहले हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालते हैं, फिर ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस करते हैं, फिर जो अमाउंट बचता है उस पे कैश डिस्काउंट निकाल के लेस करते हैं, फिर जो अमाउंट आता है उस पे जीएसटी निकाल के ऐड करते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ऐसे ही डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स का भी एक ऑर्डर है।
अगर हमें एडजस्टमेंट में बैड डेट दी हुई है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं, एडजस्टमेंट में, तो सबसे पहले वो बैड डेट लेस होगी डेटर्स में से एसेट्स में। फिर अगर हमें एडजस्टमेंट में कोई डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, अगेन ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं, एडजस्टमेंट में, तो पहले वो डिस्काउंट अलाउड भी डेटर्स में से लेस होगा, बैड डेट्स के बाद डिस्काउंट अलाउड लेस होगा। अब जो अमाउंट बचेगा डेटर्स का, एडजस्टमेंट वाली बैड डेट्स और एडजस्टमेंट वाला डिस्काउंट अलाउड लेस करने के बाद उस पर अमाउंट कैलकुलेट होगा प्रोविजन का। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डेटर्स हमें दिए हुए हैं बैलेंस शीट में 50,000, हमने एसेट साइड पे इनर कॉलम में दिखा दिया डेटर्स 50,000, ठीक है। बेशक हमें बैड डेट्स और डिस्काउंट की एडजस्टमेंट बाद में दे रखी हो, प्रोविजन की पहले दे रखी हो, तब भी हमें करना उसी ऑर्डर में है। पहले बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट और डिस्काउंट अलाउड वाली करनी है, फिर प्रोविजन पे आएंगे। सो बैड डेट्स एडजस्टमेंट सपोज दे रखी है हमें 1,000, तो डेटर्स 50,000 हमने दिखाया एसेट्स में, ये बैड डेट्स 1,000 की एडजस्टमेंट का क्या करेंगे? Subtract from debtors. Subtract from debtors, and second effect? Profit and loss account, debit side 1,000. Yes, very good. अब क्वेश्चन हमें ये भी कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10%। इसमें जब भी परसेंटेज दी होगी तो किसकी परसेंटेज? डेटर्स की परसेंटेज। डेटर्स के कौन से अमाउंट की परसेंटेज? आफ्टर रिड्यूसिंग बैड डेट्स एंड डिस्काउंट गिवन इन एडजस्टमेंट्स। तो 50,000 में से 1,000 बैड डेट्स लेस करने के बाद डेटर्स का कितना अमाउंट रह गया? 49,000. 49,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट क्या निकला? 4,900. एक्सीलेंट। तो 4,900 की हम प्रोविजन की एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? डेटर्स में से 49,000 में से अब हम रिड्यूस कर देंगे, हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस 4,900, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,900। इज इट क्लियर? Yes, sir. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की छोटी बहन का नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मींस इसी की तरह की एक प्रोविजन है। अगर हम डिस्काउंट देते रहते हैं कस्टमर्स को, डेटर्स को, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन बनाई जा सकती है जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, पर्पस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह सिमिलर है। तो पहले एंट्री लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। Sir, written. एडजस्टमेंट में भी वही ट्रीटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही दोनों पॉइंट आएंगे। पहला रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स, दूसरा लिखो शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख लिया? Yes, sir. अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, इसका जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो डेटर्स में से एडजस्टमेंट वाली बैड डेट, एडजस्टमेंट वाला डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी लेस करने के बाद जो डेटर्स का अमाउंट बचेगा उस पे कैलकुलेट होगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर? Yes, sir. लिख लो, कैलकुलेट द अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ, ब्रैकेट्स में लिखो डेटर्स माइनस बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट्स माइनस डिस्काउंट अलाउड गिवन इन एडजस्टमेंट्स
minus provision for doubtful debts, bracket close. सर अगर डिस्काउंट अलाउ ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है और नॉट इन एडजस्टमेंट, तब क्या करते हैं? आप बताओ क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउड को कहां शो करोगे? ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हमने किया भी था पिछली इलस्ट्रेशन में। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यस, वेरी गुड, तुमने ही बताई थी वो एंट्री भी। तो बिल्कुल उसको सिर्फ प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे दिखाएंगे, डेटर्स में से कुछ नहीं करेंगे उसका। क्लियर? ये लिख लिया? यस सर। We'll stop over here today. Any doubt up to here, anyone? No doubt? Okay, thank you. थैंक यू सर।